नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्ज़ाम लाइव के इस ऑनलाइन मंच पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं योगेश भारद्वाज जयपुर से आपके लिए एक महत्वपूर्ण रीट परीक्षा के इस सिलेबस पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर आया हूं मैं यहाँ मंच पर। तो हम बात करते हैं। देखो, बहुत से स्टूडेंट्स को अभी बेसब्री से इंतज़ार होगा कि हमारी रीट परीक्षा कब होगी, क्या होगी, जिसके लिए सरकार अपने प्रयास शुरू कर रही है। और इसी क्रम में हम बात करते हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को एक सकारात्मक परिणाम देने के लिए। तो अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पर कि हम देखते हैं कि हमारे रीट परीक्षा का पैटर्न और उसमें आने वाले प्रश्नों का पैटर्न किस टाइप से होगा और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम इस पर चर्चा करना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने यहाँ रीट परीक्षा का ये सिलेबस है और इसमें हमने देखा कि 60 बहुचयनात्मक प्रश्न होंगे, यानी 60 अंकों के प्रश्न रीट परीक्षा में हमें यहाँ से कवर करने हैं। अब इसमें से मैं योगेश भारद्वाज जो भारतीय संविधान का टॉपिक लेता हूं, तो भारतीय संविधान में हमारे कितने प्रश्न आएंगे, कितने अंकों के प्रश्न आएंगे और किस टाइप से हमें उन्हें सॉल्व करना है, प्रश्नों की प्रकृति क्या होगी, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं ये लेता हूं भारतीय संविधान के सिलेबस का पोर्शन और अब हम बात करते हैं इसमें। सबसे पहले अगर देखा जाए तो संविधान की इकाई नंबर 4 और इकाई नंबर 5, इन दोनों ही इकाइयों में आपको 5 और 5 10 अंकों के प्रश्न आपके छिपे हुए हैं। कहने का मतलब 10 अंक आपके यहाँ से आने हैं। अब देखो दोस्तों, बात यह है कि भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र के नाम से जो स्टार्टिंग हो रही है, इसका सबसे पहला टॉपिक है उद्देश्य का। हम सब जानते हैं भारतीय संविधान की जब शुरुआत हम करते हैं तो इस संविधान में हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण क्यों हुआ, कैसे एक संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा के गठन का क्या इतिहास रहा। इन सब चीज़ों को देखने के बाद जब हम भारतीय संविधान को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहला प्रारंभिक भाग के रूप में हम यहाँ चर्चा करते हैं उद्देशिका पर। उद्देशिका का मतलब है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और प्रस्तावना जो संविधान का एक आइडेंटिटी कार्ड, कहने का मतलब एक परिचय पत्र के रूप में है। और इस परिचय पत्र में आपको भारतीय संविधान की प्रकृति, संविधान के माध्यम से आम नागरिकों यानी भारत की जनता के लिए दिए जाने वाले अधिकार, उनके आदर्श, लक्ष्य, क्या क्या हमने इसमें रखा है, वो सब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो ये उद्देशिका का टॉपिक है और मेरा मानना है इसको हम पूरे कंसेप्ट्स के साथ देखें तो कहीं न कहीं पूरे संविधान का एक सरल व्याख्या इस प्रस्तावना में, क्योंकि प्रस्तावना में आपको समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता अर्थात पंथ निरपेक्षता, जो कि अलग से आपके एक धर्मनिरपेक्षता का टॉपिक किया हुआ है मेंशन, इसके बारे में चर्चा, लोकतंत्र क्या है, गणराज्य क्या है, भारतीय संविधान के नागरिकों को कौन कौन से न्याय दे रहा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा अवसर की समानता, इसके साथ राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता, इन सभी पहलुओं पर बहुत ही विस्तार से चर्चा हम लाइव क्लासेस में जो हमारी आने वाले रविवार से शुरू हो रही हैं वहाँ करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए सिलेबस की दृष्टि से तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिस टॉपिक में आपका एक धर्मनिरपेक्षता वाला टॉपिक ऑल्सो इंक्लूड है और इसी के साथ सामाजिक न्याय पर भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो यहाँ से मेरा मानना है विगत परीक्षाओं को अगर हम गौर से ध्यान में देखा जाए, प्रश्नों की प्रकृति को अगर देखा जाए तो उद्देशिका से हमारे एक प्रश्न हमेशा, जैसे आप रीट परीक्षा 2018 को अगर आप उठा करके देखते हैं तो उसमें भी उद्देशिका से एक प्रश्न पूछा गया था। धर्मनिरपेक्षता का टॉपिक है तो इसे कहीं न कहीं मूल अधिकारों से जोड़कर अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता से जोड़ते हुए 2018 में यहाँ से एक प्रश्न मिला था, जिसमें आपको धर्म परिवर्तन करने की आदि स्वतंत्रताएं या धार्मिक क्षेत्र में आपको कौन कौन सी स्वतंत्रता हैं, उन सब के बारे में बात की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है मूल अधिकार। इस मूल अधिकार के टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं तो सब जानते हैं बेसिकली कि मूल संविधान में हमें 7 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद इन मूल अधिकारों की संख्या को 6 कर दिया गया है। जो संपत्ति का अधिकार, जो पहले एक मूल अधिकार होता था, उसे अब हटा करके
और इस संपत्ति के अधिकार को अब एक कानूनी अधिकार के रूप में संविधान के अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, मूल अधिकारों की अगर हम बात करें तो मूल अधिकारों के 6 अधिकारों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिसमें आपको समानता के अधिकार, जिसमें आपको विधि के समक्ष समानता, सामाजिक स्तर पर प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और समान न्याय प्राप्त हो सके, उन सब में अनुच्छेद 15 में दिए गए। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता पे हम चर्चा करेंगे, जिसमें सरकारी सेवाओं में दिए जाने वाले आरक्षण से लेकर के सरकारी सेवाओं के पदों पर सभी वर्गों के नागरिकों को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर बिना भेदभाव के सभी को पर्याप्त और एक समान अवसर प्रदान किए जाने की बात जो हम करेंगे, वो समानता के अधिकारों में अनुच्छेद 16 में जो है वो आपके चर्चा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की घोषणा करता है, यानी वर्तमान छुआछूत वगैरह जो है इन सब पर प्रतिषेध करता है, इनको अंत की घोषणा करता है। नेक्स्ट, उपाधियों के अंत जैसी बातें भी हम समानता के अधिकार में करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्वतंत्रता के अधिकार, जिसमें आपको वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपराध के बारे में जो दिए गए हैं कुछ, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध जैसी स्वतंत्रताओं की या उनसे संरक्षण की बात हम यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट जो अधिकार आपका आएगा शोषण के विरुद्ध, जिसमें शोषण के विरुद्ध में जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखानों में, खतरनाक उद्योगों में कार्य करवाना प्रतिषेध होगा। नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता भी मूल अधिकारों में आता है। धार्मिक स्वतंत्रता में आपको धर्म परिवर्तन करने से लेकर के और धार्मिक शिक्षण संस्थाओं तक की स्वतंत्रताओं की चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 29 और 30 जो आपके शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार हैं, जिनमें हम भाषाई और धार्मिक आधार पर जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके लिए हमारे संविधान में क्या प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करते हैं। इस मूल अधिकार के टॉपिक को बहुत ही विस्तार के साथ हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एक बहुत प्यारा सा टॉपिक आता है मूल कर्तव्य, और ऑफलाइन क्लासेस में मेरा ये अनुभव रहा है कि इस टॉपिक को हम इतना सरल तरीके से पढ़ते हैं कि यहाँ से आने वाला एक प्रश्न किसी भी स्टूडेंट का कभी गलत नहीं हो सकता। इसको बहुत ही प्रेम से और बहुत तरीके से अगर हम देखें तो मूल कर्तव्य क्यों भारतीय संविधान में जोड़े गए, क्यों यूएसएसआर के संविधान से इसे अपनाया गया, क्यों इसे अप्लाई किया गया, और प्रत्येक भारतीय नागरिक के जो वर्तमान 11 मूल कर्तव्य हैं ये क्यों जोड़े गए, कैसे हमें इन्हें फॉलो करना है, कि हमें राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना है, हमारे देश को स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च क्रांतिकारियों के आदर्शों को क्यों हम अपनाएं। इन सब बातों पर बात करते हुए यहाँ तक कि पर्यावरण सुरक्षा की भी बात करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी देखेंगे, और 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए माता पिता का भी कर्तव्य जोड़ा गया है कि वो उन्हें शिक्षा से वंचित ना रखें। दोस्तों, शिक्षा की बात करें तो जिस तरह से प्रत्येक नागरिक के लिए प्राण वायु आवश्यक है, ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे ही शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में 3 जगह जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों में अगर देखा जाए तो वहां भी इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के तहत जोड़ा गया। मूल कर्तव्य इसमें 11 में, और इसके अलावा एक नीति निदेशक तत्व जिसके अनुच्छेद 45 में भी इस पर कहीं न कहीं बल दिया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट बात हम करते हैं मूल कर्तव्यों के बाद तो धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय, जो कहीं न कहीं हमारी उद्देशिका के टॉपिक से जुड़ी होंगी। इसके अलावा इन्हीं टॉपिकों को हम अलग से और बहुत ही विस्तार तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये होती है हमारी इकाई नंबर 4 यानी यूनिट 4, जिसमें से हमें ये 5 टॉपिक जो दिए गए हैं, और पांचों टॉपिक से मेरा मानना है एक एक प्रश्न आने के चांसेस पूरे होते हैं, जिन्हें हम बहुत विस्तार से समझेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकाई नंबर 5। देखिए दोस्तों, ये इकाई पूरी कंसेप्ट बेस्ड है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें फैक्ट नहीं आते हैं, बहुत आते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आवश्यकता है कि इन फैक्ट से ज्यादा हम इसके कंसेप्ट्स को समझें, क्योंकि इसमें एक भंडार कंसेप्ट्स का, जिसे हम बहुत सरल और बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है संसद। दोस्तों, भारतीय संसद की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 79 अनुच्छेद 79 में स्पष्ट किया गया है कि केंद्र के लिए एक संसद होगी। संसद के गठन की बात की गई उसमें, तो केंद्र के लिए एक संसद होगी, और संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। कहने का मतलब राष्ट्रपति के अतिरिक्त इसमें 2 सदन होंगे, और उन दोनों सदनों का नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होगा। और यही क्रम कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भारतीय संसद का निर्माण होता है, और क्रम में हम
हमें आता सब कुछ है, लेकिन हम वहां जज नहीं कर पाते हैं कि भारतीय संविधान में एग्जैक्ट क्या लिखा हुआ है। और संविधान में यहां लिखा हुआ है कि भारत की संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से जिनका नाम क्रम से राज्यसभा और लोकसभा होगा। तो दोस्तों, संसद की अगर हम बात करें तो संसद के अंतर्गत सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं यहां राष्ट्रपति वाले टॉपिक पर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लगता है कई बार कि बहुत ज्यादा टफ है, राष्ट्रपति के अनुच्छेद याद नहीं होते हैं, लेकिन हम इसे पढ़ने का तरीका अगर बदलें तो अनुच्छेद याद करने की समस्या एक बहुत ही कॉमन और साधारण सी है, जिसका बहुत सरल सा हल होता है। देखा जाए तो राष्ट्रपति में यहाँ केवल अनुच्छेद की 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, ये वगैरह वगैरह। अनुच्छेद 54 में देखा जाए तो निर्वाचन की जो मंडल है उसकी चर्चा है, 55 में निर्वाचन कैसे होगा। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा और कौन भाग नहीं लेगा। और आपको मैं बता दूं, रीट परीक्षा 2018 जो हुई थी, इस 2018 के पेपर में अनुच्छेद 54 यानी राष्ट्रपति से एक बहुत ही सरल सा प्रश्न आया था कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल निम्नतः किससे मिलकर बना होता है। तो जिसमें हमें बात करनी थी भाई संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल बनता है। कहने का मतलब संसद में जो 12 और 2 यानी 12 राज्यसभा के और 2 लोकसभा के मनोनीत सदस्य, और जिन राज्यों की विधानसभाओं में एक सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, वो सदस्य यहाँ पर भाग नहीं लेता है। तो बहुत ही खैर, इन सब बातों की हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको टॉपिक से देना चाह रहा हूँ कि ताकि आपको ये संविधान का, हमें सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि इस संविधान में हमें क्या पढ़ना है जहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन कर सकें, यानी स्कोरिंग कर सकें हमारे पेपर में, और वो भी बहुत कम समय में। यानी समय की बचत भी करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें नंबर भी प्राप्त करने, यही सफलता का एक मूल मंत्र होता है। जिसने समय की नज़ाकत को समझा वो सफल हुआ है। तो देखो, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो फिर एक टॉपिक आता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का नाम आते ही हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं कि सब प्रधानमंत्री का पद जो है वो कब तक पद पर बना रहेगा, कार्यकाल कितना होता है। तो देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात, अमूमन अगर हर स्टूडेंट से ये पूछा जाए भी प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो सबसे पहला जवाब देते हैं सब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये 5 वर्ष के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे संविधान में किन किन का कार्यकाल निश्चित किया गया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री ये ऐसे पद होते हैं जो प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद, यानी राष्ट्रपति की जब तक इच्छा होगी तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि राष्ट्रपति जब मर्जी आए तब प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा दे। नहीं, जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री उस दल का नेता होता है जिस दल को निम्न सदन यानी लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। अमूमन हम सब क्यों, इसीलिए तो भारतीय संविधान कहता है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब है कि जहां देश की जनता ये निश्चित करती है, ये तय करती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो कहने का मतलब प्रधानमंत्री के बारे में कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल, शपथ, प्रधानमंत्री का पद, इसके कार्य, इसकी शक्तियां, इन सब पहलुओं पर हम बहुत ही विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। इसके साथ सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, जैसे राष्ट्रपति के टॉपिक में भी हम राष्ट्रपति के पद पे चर्चा करेंगे, देन हम राष्ट्रपति की शक्तियों पर चर्चा करेंगे, और फिर राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां, और उसके बाद हम उसकी आपातकालीन शक्तियां जिसमें राष्ट्रीय आपात से लेकर के संवैधानिक आपात, राष्ट्रपति शासन और उसके साथ वित्तीय आपात, इस दौरान क्या क्या व्यवस्थाएं बदल जाती हैं, इन सब आपातकाल के दौरान क्या हमारे संविधान के स्वरूप में भी कोई परिवर्तन आता है, इन सब बातों पर हम यहाँ बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अमूमन मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति का टॉपिक जो एक बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें लगभग 10 से 15 घंटे का समय लग जाता है। नेक्स्ट अगर इसी क्रम में हम चलते हैं तो मंत्री परिषद।
तो रीट वाले स्टूडेंट के लिए मैं थोड़ा सा दोबारा आपके दिमाग पे जोर डालना चाहता हूं, आपको याद दिलवाना चाहता हूं। रीट परीक्षा 2018 में आपने एक प्रश्न देखा होगा कि केंद्र की मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के संबंध, इनको लेकर एक प्रश्न पूछा गया था कि किस अनुच्छेद में यह लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सहायता परामर्श देने के लिए केंद्र की एक मंत्री परिषद होगी, और उसका एक छोटा सा आंसर था कि आर्टिकल 74 में इसे लिखा गया है। तो देखो कितना सरल प्रश्न था, लेकिन हम इसे यहीं तक सीमित नहीं रखेंगे, हम इस पर पूरा गहन से चर्चा करेंगे। मंत्री परिषद क्या होती है, मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्री परिषद क्या होती है, और इन सब के कार्य कैसे अलग हैं। मंत्री परिषद की शक्तियां, मंत्रिमंडल जो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करने वाला है, कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, राज्य मंत्री कौन होते हैं, उपमंत्री कौन होते हैं, किचन कैबिनेट क्या होती है, इन सब पहलुओं पर हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों उच्चतम न्यायालय की। तो देखो दोस्तों, यहां अगर हम बात करें उच्चतम न्यायालय की, तो उच्चतम न्यायालय में उच्चतम न्यायालय का मतलब है आपका सुप्रीम कोर्ट। अब देखो दोस्तों, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे हुआ, कहां से इसका कंसेप्ट संविधान में अपनाया गया, वर्तमान में क्या क्या इसमें चेंजेस हो रहे हैं। आर्टिकल 124 से 147 तक जो इसका विस्तार से चर्चा की गई है, 124 से 147 यहां तक का पूरा पहलू हम इसका समझने का प्रयास करेंगे। न्यायाधीशों का कार्यकाल कैसे होता है, शपथ। अमूमन रीट परीक्षा में मैंने जहां तक नोटिस किया है कि सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, और इस प्रश्न में कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं होता है। जैसे बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो हैं उन्हें पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है, तो अमूमन हम पढ़ते हैं कि भाई महाभियोग प्रक्रिया के तहत नहीं, ये एक जैसे राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जाता है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने, बिल्कुल वो एक महाभियोग के जैसी प्रक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि इस प्रस्ताव को, यानी न्यायाधीश को अगर पद से हटाना है, तो इस प्रस्ताव को भी संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत द्वारा पारित करवाना पड़ता है। जब हम पढ़ेंगे तब और डिटेल से बात करेंगे कि कैसे यह प्रस्ताव लाया जाता है, कौन से सदन में लाया जाता है, कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। फिर एक जांच कमेटी बैठती है, वो अगर मान लो उसकी अनुमति दे देती है, तो फिर उसमें अध्यक्ष या सभापति, जो राज्यसभा का सभापति, उनका क्या रोल होता है। जैसे अभी हम लेटेस्ट बात करें 2 अप्रैल 2018 तो अप्रैल 2018 में हमारी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी थे, और उनके विरुद्ध राज्यसभा द्वारा पहल की गई थी पद से हटाने के लिए। तो महाभियोग का जो प्रस्ताव है, यानी पद से हटाने का प्रस्ताव, वो राज्यसभा द्वारा लाया गया था, लेकिन उस समय सभापति जो एम वेंकैया नायडू हमारे देश के उपराष्ट्रपति है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति भी होता है। तो बात करते हैं, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, जिस कारण से इनके विरुद्ध आगे की प्रक्रिया चल नहीं पाई। लेकिन इन्हें पद से अगर हटाना है तो संसद के दोनों सदनों से इस महाभियोग प्रस्ताव, यानी जो पद से हटाने का प्रस्ताव है, इसे विशेष बहुमत से पारित कराना होगा। देन उसके बाद राष्ट्रपति एक आदेश जारी करेगा, और राष्ट्रपति के आदेश के ऊपर इसे पद से हटाया जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसमें न्यायाधीशों के बारे में, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां की भाई कौन कौन सी रिट हैं वगैरह वगैरह, इन सब की बात करेंगे। देन अगली बात अगर हम करते हैं, तो अगली बात में अपना टॉपिक आता है राज्य सरकार। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो राज्य सरकार का टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी रीट परीक्षा को लेकर के, क्योंकि राज्य सरकार में हम राज्य की पूरी व्यवस्था को देखेंगे। अगर बात करें तो राज्य सरकार को भी हम केंद्र सरकार की तरह 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। 3 भागों का मतलब, सबसे पहला महत्वपूर्ण पार्ट इसमें हम देखेंगे राज्य सरकार की कार्यपालिका। और देखिए कार्यपालिका जो है उसमें हम चर्चा करेंगे राज्यपाल की। सबसे पहले हमें समझना होगा कि राज्यपाल का पद, कैसे पद पर बनता है राज्यपाल,
क्या क्या शक्तियां होती हैं, राज्यपाल के क्या कार्यकाल, क्या योग्यताएं, इन सब पे चर्चा करने के बाद राज्यपाल के मुख्यमंत्री के साथ क्या संबंध, राज्य की मंत्री परिषद के साथ क्या संबंध, और फिर हम इसमें राजस्थान के पहलू भी जोड़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि राजस्थान में अब तक कब कब राज्यपाल बने, यानी पद की शुरुआत कब हुई, कैसे राज प्रमुख से ये पद राज्यपाल में बदला, और शुरू से लेकर अब तक कौन कौन राज्यपाल बने, जिनमें महत्वपूर्ण राज्यपाल की एक लिस्ट होगी जिस पर हम बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। देन कार्यपालिका का अगला टॉपिक आता है मंत्री परिषद, जिसमें आपको मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के बारे में, उनके संबंध, उनके आर्टिकल्स, उनके अनुच्छेद, इन सब से रिलेटेड जो भी विस्तृत चर्चा है वो हम यहाँ करेंगे। मुख्यमंत्री के बाद एक महाधिवक्ता का टॉपिक राज्य सरकार की कार्यपालिका में जुड़ता है। जैसे केंद्र में महान्यायवादी का पद होता है, वैसे ही राज्य सरकार में एक महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में जो है वो इसका पूरा विस्तृत चर्चा की गई है। देन बात करते हैं कार्यपालिका के बाद राज्य सरकार में जो अगला टॉपिक आता है वो आता है आपका व्यवस्थापिका। अब देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि व्यवस्थापिका को अगर हम समझने की कोशिश करें तो जैसे केंद्र में संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनती है, आपने पढ़ा कि राष्ट्रपति और 2 सदन में राज्यसभा और लोकसभा आती है, वैसे ही प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा और इस विधानमंडल की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 168 में की गई है कि विधानमंडल का गठन कैसे होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो उस राज्य के राज्यपाल और 2 सदन जिसमें राज्य की विधान परिषद और विधानसभा शामिल होगी। अब प्रश्न यह बनता है कि भारत में वर्तमान 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी और आप सबको पता है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिन 6 राज्यों में, चाहे फिर वो कर्नाटक हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, आंध्र प्रदेश हो या फिर तेलंगाना हो, इन 6 राज्यों की विधान परिषद है। बाकी राज्यों में विधान परिषदें 22 में नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ चर्चा करेंगे कि विधान परिषद का भी गठन कैसे होता है, कैसे सदस्यों का चुनाव होता है, इन सब पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इसके साथ हम विधानसभा के टॉपिक को भी बहुत डिटेल से, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात आ जाएगी एक और, कि राजस्थान में विधानसभा है तो राजस्थान विधानसभा का गठन कब हुआ, कब कब इसके सत्र चले, विधानसभा में कब कब क्या क्या घटनाएं हुई, तो इन सब के बारे में, कौन सी विधानसभा का कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा, जैसे 5वीं विधानसभा का कार्यकाल ज़्यादा रहा क्योंकि उस समय देश में राष्ट्रीय आपात, तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था, या फिर जैसे उसके संबंध देखेंगे हम कि राष्ट्रीय आपात लगने से लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल पर कैसे फर्क पड़ता है। तो ये सारी चर्चाएं जो हैं वो हम यहाँ करने वाले। व्यवस्थापिका के बाद राज्य सरकार में एक टॉपिक और आता है और वो आता है न्यायपालिका, और न्यायपालिका में हम चर्चा करेंगे हाई कोर्ट की, यानी इसमें हमें पढ़ना है राजस्थान हाई कोर्ट, जो संविधान के अनुच्छेद 214 से शुरू होगा और अनुच्छेद 231 तक हम इसकी विस्तार से चर्चा की। राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना कब, कहाँ हुई, कितने प्रेजेंट में इसमें न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल, उनका पदत्याग की प्रक्रिया क्या होती है, अभिलेख जारी करना क्या होता है, और इन सब के साथ राजस्थान हाई कोर्ट यानी जो भी हाई कोर्ट है उसको कौन कौन से रिट क्षेत्राधिकार दिए गए हैं, कौन कौन से रिट जारी कर सकते हैं, मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सी रिट होगी, ये सारी चर्चाएं जो हैं हम यहाँ पर हाई कोर्ट के इस टॉपिक में करने जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला टॉपिक आता है रीट परीक्षा में पंचायती राज। पंचायती राज की व्यवस्था को अगर हम देखते हैं तो भारत में पंचायती राज का विकास कैसे हुआ, सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ना है तो पहले हम इसका इतिहास पढ़ेंगे। देन इतिहास के बाद हम देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था को कैसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संवैधानिक मान्यता या दर्जा प्रदान किया गया, और उसे दर्जा दिलाने के लिए भारत में पंचायती राज के विकास हेतु कौन कौन सी समितियां बनाई गई, जैसे बलवंत राय मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति है, GV.K. राव समिति है, P.K. थुंगन समिति है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है, V.N. गॉडगिल समिति है। तो बहुत सी समितियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और फिर इसका संवैधानिक विकास हम समझेंगे कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था, उसके तहत कैसे इसे संविधान में दर्जा मिला। और देन हम इसमें पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में पंचायती राज के जो आर्टिकल 243, फिर आता है 243A
और ए से लेकर ओ तक यानी टोटल 16 अनुच्छेद में पंचायती राज की व्यवस्थाएं, जिसमें आपकी ग्राम सभा भी आएगी, पंचायत संस्थाओं का गठन जिसके अंतर्गत आप त्रिस्तरीय व्यवस्था में देखोगे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तीनों का गठन कैसे होता है, सदस्यों का कार्यकाल, त्यागपत्र और इसके अलावा पद से कैसे हटाए जा सकते हैं, ये सारे वही कंसेप्ट जो हैं उनकी चर्चा हम इस पंचायती राज के टॉपिक पर करेंगे और बहुत ही विस्तार से समझेंगे, आप विश्वास रखिए। नेक्स्ट आता है कि इस नगरीय स्वशासन टॉपिक के अंतर्गत क्या है। तो देखिए, संविधान में पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही एक और हुआ 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, और ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम भी 1992 में हुआ और इस 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नगरीय स्वशासन की व्यवस्था, जो भी त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसमें आपको निम्न स्तर पर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के बारे में पढ़ना है, तो वही सब पंचायती राज का कंसेप्ट यहाँ लागू होता है। लेकिन इसमें हम जैसे जिला आयोजना समिति, महानगरीय आयोजना समिति, ऐसे कुछ अलग कंसेप्ट हैं, उनके ऊपर और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बस आपसे इतना ही कहना है कि इस सिलेबस को आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखें और अपने दिमाग में भी एक स्ट्रेटेजी बनाएं कि मुझे क्या पढ़ना है और मुझे कैसे पढ़ना है और किस तरह से मुझे अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है। बस इन्हीं प्रयासों के साथ हमारी मेहनत होगी, सफलता आपकी होगी, खुशी हमें होगी। तो दोस्तों, आशा है आप सभी को सिलेबस के बारे में हमने जो यहाँ चर्चा की वो समझ आई होगी। इसके बारे में आप अपने कमेंट भी दे सकते हैं और रविवार से यानी कल से हमारी ये क्लासेस लाइव शुरू होंगी, तो आशा है आप सभी ज़रूर इसे देखेंगे। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू।